वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ओके, तो लास्ट दो क्लासेस से यूनिवर्स पढ़ रहे थे। कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करें। कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, लास्ट क्लास में आंसर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बताइए सन की जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसका क्या नाम था? लेक्चर 3 कैसे अपलोड हो जाएगा? ये लेक्चर 3 तो चल रहा है। दो लेक्चर हुए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। हाँ, लेक्चर 2 एक दिन बाद अपलोड होता है ना, तो आज अपलोड हो जाएगा। बाकी अभी लिंक एक्टिव है, ठीक है। तो जब तक लेक्चर अपलोड नहीं होता है तब तक उस लेक्चर की लिंक एक्टिव रहती है। आप उस लिंक से भी लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। आउटर मोस्ट लेयर इज कोरोना। अच्छा सब, अपने सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। बिल्कुल, गैनीमेड। अच्छा, वो कौन सी सैटेलाइट थी जहां पर अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर मिलता है? एक मिनट बस। एक सैटेलाइट थी। हाँ जी सर, तो वहां पर क्या है, अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। हाँ, तो कौन सी सैटेलाइट थी? टाइटन थी, ठीक है। अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो यूरेनस नेपट्यून में मैंने कहा था ध्यान रखना, यूरेनस भी आपका क्लॉकवाइज दौड़ेगा। और यूरेनस नेपट्यून ये दोनों को आइस जाइंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इनका टेम्परेचर और ज्यादा कम होने लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? बर्फे मिलेंगी, आइस मिलेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आते हैं, मून। तो मून क्या है सर? जैसे सैटर्न के पास टाइटन है, जुपिटर के पास गैनीमेड है, और मार्स के पास दो सैटेलाइट्स के नाम बताए थे मैंने, क्या नाम थे उसके बताइए? मार्स की दो सैटेलाइट। जोसेफ, आज इंग्लिश राइटिंग का डेमो क्लास नहीं हुआ है। आज ऑफ थी इंग्लिश की क्लास, ठीक है। तो मार्स की दो सैटेलाइट्स का नाम बताइए जो कल पढ़ा था। फोबोस एंड डीमोस।
बिल्कुल सर। तो सबके अपने अपने सैटेलाइट हैं, इसी तरह से अर्थ का भी अपना सैटेलाइट है और उसका नाम है मून, चंदा मामा, ठीक है। तो मून की अगर डिस्टेंस देखोगे तो 3,84,400 किलोमीटर की हमसे दूरी पर है। और इसमें और अगर मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, हाँ, तो मून पे जाने वाला पहला पर्सन कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, वाज द फर्स्ट। और सेकंड बज एल्ड्रिन था, ठीक है। दोनों एक ही साथ गए थे 1969 में, जो नासा का मिशन था ना, अपोलो 11 मिशन, 1969 में। उस मिशन में ये दोनों मून पे गए थे। मून पे पहली बार कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने। मून की अगर खास बात यह है कि इसका आपको सिर्फ एक साइड विजिबल होता है। क्योंकि मून में अगर आप देखोगे कि टाइडल लॉकिंग होती है, टाइडल लॉकिंग मानो तो ये अर्थ है, ये मून है। तो इस तरह से ये सन है। तो अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है और मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो इस चक्कर में मून का सिर्फ एक ही फेस हमें दिखता है, दूसरा फेस हमारे साइड कभी आता ही नहीं है। क्योंकि अगर इधर अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इधर मून भी रोटेट कर रहा है, तो दोनों की रोटेशन लगभग सेम होती है। इस वजह से आप कभी देखोगे आपको हमेशा मून का सिर्फ एक फेज देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ये फैक्ट ध्यान रख लेना, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, which is the same time it takes to complete one spin। तो पूरा एक चक्कर लगाने में इसको तकरीबन कितना वक्त में लग जाता है? इसको तकरीबन लग जाता है 27 दिन। अब इसके बाद एक और जो सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एस्टेरॉइड बेल्ट, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड वगैरह की। अब देखो हो क्या रहा है, ये सन है, ठीक है, इधर मरकरी है, इधर वीनस है, इधर अर्थ है, इधर मार्स है, फिर इधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे प्लैनेट्स आपके दौड़ रहे हैं। तो इधर मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि सर पहले क्या था, पहले हमने प्लैनेट की जब डेफिनेशन बनाई तो हमने कहा जो जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने कहा सर जो जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे उनको हम क्या कह देंगे? प्लैनेट कह देंगे। तो एक दिन ये पत्थर जा रहा था, सन के अराउंड रिवॉल्व करता दिख गया, हमने इसको भी प्लैनेट कह दिया। फिर एक दिन ये पत्थर दिख गया, इसको भी प्लैनेट कह दिया। फिर एक दिन ये भी पत्थर दिख गया, इसको भी प्लैनेट कह दिया। फिर एक दिन ये भी पत्थर दिख गया, इसको भी प्लैनेट कह दिया। कहते 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 सर प्लैनेट की संख्या पहुंच गई 500। 500 से ऊपर प्लैनेट हो गए। अब तो सर ये मसले वाली बात हो गई, क्योंकि प्लैनेट इतना बड़ा बड़ा वर्ड, अर्थ को भी हम एक प्लैनेट मान रहे हैं, तो अर्थ को इन 500 टुकड़ों से तो कंपेयर नहीं करेंगे ना। इन 500 रॉक पीसीस से तो बेटर है हमारा अर्थ। तो हमें जरूरत थी डेफिनेशन चेंज करने की, ताकि प्लैनेट्स को लिमिट किया जाए। फिर हमने कुछ फर्क भी देखा कि ये जो रॉक्स थे, ये जो पत्थर के टुकड़े सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई ये है, कोई दिस है, तो रैंडम शेप के हैं। फिर हमने डेफिनेशन बनाई कि भैया देखो रैंडम शेप नहीं चलेगी, राउंड, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये बनाई, एक पहली कंडीशन तो थी कि रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरी कंडीशन बनाई अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने प्लैनेट की डेफिनेशन बनाना शुरू कर दी। इसी से डॉर्फ प्लैनेट भी मैं समझाऊंगा। पहली कंडीशन क्या थी? रिवॉल्व अराउंड द सन।
और दूसरी कंडीशन हमने बना दी कि भैया अप्रोक्सीमेटली उसकी राउंड शेप होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल भाषा में इसको घुमा फिरा के बहुत अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि प्लैनेट्स की डेफिनेशन में क्या क्या जोड़ा गया। पहला तो सन के अराउंड रिवॉल्व करे, दूसरा अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप हो। तो ये दो बातें थी। तो जैसे ही आपने कहा अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप, तो ये जो आड़े टेढ़े पत्थर थे, ये सब बाहर हो गए प्लैनेट की डेफिनेशन से। अब प्लैनेट्स तो रहे नहीं, फिर हमने कहा चलो इनको प्लैनेट जैसा कुछ नाम दे देते हैं, प्लैनेटॉइड्स। फिर इनको नाम दिया गया प्लैनेटॉइड्स। वहीं प्लैनेटॉइड से बदलते बदलते इनका नाम हो गया एस्टेरॉइड्स। आज इन पत्थरों को हम एस्टेरॉइड भी कह देते हैं, प्लैनेटॉइड्स भी कह देते हैं। तो ये जो पत्थर हैं, ये आपके कहलाते हैं एस्टेरॉइड्स। अब ये जो पत्थर एस्टेरॉइड्स हैं, ये आप नोटिस करोगे एक प्लैनेट है मार्स और एक प्लैनेट है जुपिटर, इनके बीच में पाए जाते हैं। तो एक पूरी बेल्ट बन गई है इनकी। ये पत्थर की ऐसा नहीं है आड़े तिरछे पत्थर कहीं भी पाए जा रहे हो, मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं। ये पूरी एक बेल्ट है। तो इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं सर? इस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। हाँ जी सर, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? इस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। यहां तक कोई डाउट है? और कल जो पूछ रहे थे सर प्लैनेट और एस्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है, उन्हें डिफरेंस पता चल रहा है प्लैनेट और एस्टेरॉइड में? ओके सर, क्या कहलाते हैं आपका एस्टेरॉइड? तो asteroids are remnants of planetary formation that circle the sun in a zone lying between Mars and Jupiter। अभी यूडीसी में सवाल भी आया था कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है, तो वो है मार्स और जुपिटर। ठीक है। कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे एक सेरिस। ठीक है। उसको डॉर्फ प्लैनेट भी कहते हैं। अभी हम समझेंगे डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है। एरिस हो गया, सेरिस हो गया, तो इनका मतलब क्या है? चलो, तो ड्वार्फ प्लैनेट पे जाएं उससे पहले एक और डेफिनेशन है कॉमेट्स की। ओके, तो कॉमेट्स की डेफिनेशन और देख लेते हैं इससे पहले, या चलो इनको बाद में देखेंगे, पहले ये समझो। मीटेरॉइड, मीटियोर एंड मीटेराइट, इनका मतलब क्या होता है? एक पत्थर था और एक पत्थर इधर था। ये दोनों ऐसे सन के चक्कर लगा रहे थे। ठीक है।
ये टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स होते हैं, अलग अलग पत्थर के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो एक एस्टेरॉइड ये था, एक एस्टेरॉइड ये था, ये दोनों सन के अराउंड चक्कर लगा रहे थे। तो इनमें आपस में ऑब्वियसली बात है, इतना पास पास से धक्का मुक्की तो होगी। ये कहेगा ये भाई थोड़ा आगे बढ़, ये कहेगा ये भाई थोड़ा आगे बढ़, तो इस चक्कर में इनके बीच थोड़ी सी धक्का मुक्की होती रहती है। धक्का मुक्की हुई तो मान दो एक एस्टेरॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया। अब दो पत्थर टकराएंगे तो ऑब्वियसली बात है कोलिजन में उनका एक छोटा सा हिस्सा टूट सकता है। तो मान लो ये एस्टेरॉइड था, इसका एक छोटा सा टुकड़ा इससे अलग हो गया, अलग होके इधर रिवॉल्व करने लगा। लेकिन छोटा सा टुकड़ा है, अर्थ के तो पास है, तो हो सकता है अर्थ की ग्रेविटी उसे अपने पास बुला ले कि तुम वहां क्या कर रहे हो भीड़ में, इधर आओ। तो वो छोटे से टुकड़े को कई बार अर्थ की ग्रेविटी पकड़ के अपनी तरफ बुलाने लगती है। तो जब वो छोटा सा टुकड़ा एस्टेरॉइड से अलग होके अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है, तब उसका नाम हो जाता है मीटियोरॉइड। ठीक है, उसका नाम क्या हो गया सर, मीटियोरॉइड। तो देखा, आप ये नोटिस करना है कि इसकी फेज कैसे बदलेगी। पहले एस्टेरॉइड, तो एस्टेरॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ, वो क्या बना सर, मीटियोरॉइड। अब वो मीटियोरॉइड धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट आएगा जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो अर्थ में एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वो इसे रेजिस्ट करेंगी। और इसी रेजिस्टेंस में इसमें क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा ये, और हीट होने की वजह से इसमें फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी। और इस तरह से लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जब इसमें लाइटनिंग पैदा हो जाए, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए, फिर इसको हम क्या कहते हैं, मीटियोर कहते हैं। ठीक है, जब ये एस्टेरॉइड से अलग हुआ, अर्थ की तरफ आगे बढ़ा, तब ये मीटियोरॉइड था। और जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा, इसका नाम हो गया सर आपका मीटियोर। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते इसका नाम क्या हो गया, मीटियोर हो गया। और ये बढ़ते 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 एक दिन ऐसा तो आएगा ना कि ये अर्थ की सरफेस पे गिर जाएगा, और गिरने के बाद इसकी जो बर्निंग है वो रुक जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि जब ये बर्न होगा तो पूरा पत्थर खत्म हो जाएगा, कुछ इसके लेफ्ट ओवर तो बचेंगे। ठीक है, ये बर्निंग आपकी रॉक, ये बर्निंग मीटियोर तो भले ही आपको अर्थ पे कहीं गिरा मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो उसका कुछ लेफ्ट ओवर हिस्सा आपको पड़ा मिलेगा। तो वही जो लेफ्ट ओवर हिस्सा है उसी को हम कहते हैं मीटियोराइट। ठीक है, उसी बचे हिस्से को हम कहते हैं मीटियोराइट। तो कुल मिला के कहानी क्या होती, कहानी ये होती कि एस्टेरॉइड होता है, एस्टेरॉइड से फिर सर एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ जो अर्थ की ग्रेविटी में आ गया, अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगा, वो कहलाने लगेगा आपका मीटियोरॉइड। और ये मीटियोरॉइड आपका जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, बर्न करता है, तभी कहलाता है मीटियोर। और जब ये मीटियोर अर्थ के सरफेस से टकरा टकरा के इसका जो बचा कुचा पोर्शन बचता है, वो कहलाता है आपका मीटियोराइट। तो ये पूरी कहानी है एस्टेरॉइड से मीटियोराइट तक की। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके सर। बाकी लोग, चार ही लोगों को समझ में आ रहा है क्या?
बाकी लोग बताइए। देखो क्लास चल रही है तो क्लास में इंटरेक्ट सभी को करना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, डाउट पूछना है, जो प्रॉब्लम है वो बतानी है, ठीक है। लेकिन इंटरेक्ट करना है आपको क्लास में, ऐसा नहीं कि ये नेटफ्लिक्स चल रहा हो आए बैठे चले गए। आपको क्लास में आना है, प्रॉपर नोट्स बनाने और डाउट्स अपने क्लियर करने हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई एस्टेरॉइड की पूरी कहानी। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज बची, लाइक जैसे कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट देखो एक गैसेस होती हैं, जैसे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर था, ठीक है, ये सोलर सिस्टम था। तो कुछ गैसेस होती जो सन से बहुत ज्यादा दूर चली गई, मान लो यहाँ नेपट्टून के साइड आ गई। अब यहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो कम होने की वजह से गैसेस क्या होंगी, फ्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो सॉलिड बन गई है ये गैसेस, फ्रीज होके क्या हो जाएंगी, सॉलिड बन जाएगी। लेकिन मान लो कभी कभी हंसते खेलते दौड़ते हुए ये गैसेस का जो गोला है, ये फ्रोजन गैसेस हैं, ये मान लो सन के क्लोज आ गई। अब सन के क्लोज आ गई तो ऑब्वियसली बात है, तो ये फ्रोजन तो नहीं रहेंगी। तो ये गैसेस वापस से फिर से क्या करने लगेंगी, एक्सपैंड करने लगेंगी जब ये सन के नजदीक आ जाएंगी, ठीक है। तो जब ये एक्सपैंड करेंगी तो ये कुछ इस तरह की शेप बना लेती हैं, लाइट्स इनमें से निकलने लगती है जब ये एक्सपैंड करती हैं। तो कुछ इस तरह की शेप आपको इसमें देखने को मिलेगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कॉमेट कहते हैं, ठीक है। तो जब ये सन के नजदीक आके इस तरह से एक्सपैंड होने लगती हैं गैसेस, वो क्या कहलाती हैं, कॉमेट। आप इसे शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, जैसे एक हैली कॉमेट दिखा था, ये 76 सालों में एक बार दिखता है। तो कॉमेट क्या है, आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी दैट व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन हीट्स अप ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन एंड सोलर विंड, ठीक है। तो कुल मिला के कहना इतना ही है, वो बर्फ का गोला था, गैसेस फ्रोज हो गई थी, बट जैसे सन के नजदीक आती हैं वो फिर से एक्सपैंड करने लगती हैं, और एक्सपैंड करने के बाद, हीट अप होने के बाद, वो इस तरह से लाइटनिंग दिखाती हैं, जिसे हम लोग टूटता तारा या फिर शूटिंग स्टार भी कहते हैं। कॉमेट को भी कह देते हैं, मीटियोर को भी शूटिंग स्टार हम कह देते हैं। तो वो हम कहते हैं टूटता तारा है, बट एक्चुअल में वो क्या है, कॉमेट है, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ मीटियोरॉइड तो नहीं पढ़ाया जाएगा सर आपको, ठीक है, वो सब नहीं पूछ रहा कोई आपसे। और मीटेरोइड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें कंपोजिशंस मिलती हैं, तो कहाँ तक पढ़ोगे, उसकी तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है जी। अब देखो जैसे एक पत्थर के टुकड़ों की एक हमें बेल्ट मिली थी, एस्टेरॉइड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। इसी तरह से नेपट्यून के आगे एक और बेल्ट होती है जो कहलाती है कुइपर बेल्ट, ठीक है। तो एक तो अपनी एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसी तरह से कुइपर बेल्ट भी याद रखना, नेपट्यून प्लूटो के आगे आपको देखने को मिलेगी कुइपर बेल्ट। अब सर कहानी सुन लेते हैं प्लूटो और शेरोन जैसे प्लैनेट्स की। तो शेरोन तो प्लूटो का मून होता था, ठीक है। प्लूटो इज द लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट इन द कुइपर बेल्ट। ये कुइपर बेल्ट में कई सारे पत्थर के टुकड़े हैं, उसमें एक अपना प्लूटो भी माना जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा पत्थर का टुकड़ा प्लूटो माना जाता है। अब लेकिन सर प्लूटो की कहानी क्या है, ये पहले प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, अब नहीं आता था। तो पहले सर हमने डेफिनेशन जो बना के रखी थी प्लैनेट की, कि रिवॉल्व अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप। फिर हमने एक और डेफिनेशन जोड़ दी प्लैनेट में, मस्ट हैव क्लियर द नेबरहुड, ठीक है, मस्ट हैव क्लियर द नेबरहुड। ये ध्यान रखना, तीन कंडीशंस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहने के लिए। अब सर प्लूटो की बात करें तो रिवॉल्व अराउंड द सन करता है, अप्रोक्सीमेटली राउंड शेप बिल्कुल है सर, लेकिन उसके लिए जो तीसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, मस्ट हैव क्लियर द नेबरहुड। अब सर इसका क्या मतलब है, मस्ट हैव क्लियर द नेबरहुड? अब आप देखो जैसे मरकरी का ऑर्बिट है, इसमें कोई और आपको पत्थर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वीनस का ऑर्बिट है, कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अर्थ का ऑर्बिट है, कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन सर प्लूटो के ऑर्बिट में देखोगे तो प्लूटो इसमें कहीं पाया जाता है, प्लूटो कई बार ये कुइपर बेल्ट में घुस जाता है, तो प्लूटो को कुइपर बेल्ट का पार्ट मान लिया जाता है।
तो सर जैसे इसका आसपास नेबरहुड क्लियर है, इसका नेबरहुड क्लियर है, तो ये जो प्लूटो है इसका नेबरहुड क्लियर नहीं है। इस वजह से प्लूटो को हम मानते हैं ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जब थर्ड कंडीशन नहीं कर रहा तो ये प्रॉपरली प्लैनेट तो कहला नहीं पाएगा। लेकिन इतने सालों से सर हमारे साथ रहा है, हमारे साथ खाया पिया है, हमारे साथ नाम उसने बनाया है, तो अगर प्लैनेट नहीं बोलेंगे तो बेचारा बुरा मान जाएगा, हो सकता है फिर वो कुइपर बेल्ट छोड़ के भी चला जाए। तो इसीलिए हमने कहा तुम प्लूटो नाराज मत हो, हम तुम्हें प्लैनेट तो नहीं कह पाएंगे, बट हाँ हम तुम्हें एक नया नाम देते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। तो इस तरह के प्लैनेट जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तीसरे नहीं करते, उनको हम कह देते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे एरिस हो गया, सेरिस हो गया, ये सब आपके क्या कहला देते हैं, ये कहलाते हैं आपका ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है जी। और ये सब किसने डिसाइड किया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने ये सारी डेफिनेशन डिसाइड की। अब क्यों की, तो सर आप उन्हीं को चिट्ठी लिखो, वही समझाएंगे। तो ऑर्बिट द सन नियरली राउंड शेप, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट की सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, हैज रिमूव डेब्रिस एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो इन सब का मतलब वही निकलेगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है। तो प्लूटो हो गया, कुछ डॉर्क प्लैनेट के नाम भी पूछ लेता है तो नाम ध्यान रखना, प्लूटो हो गया, ठीक है, एरिस हो गया, एक आपका सेरिस हो गया, तो ये सब क्या है, सब डॉर्क प्लैनेट्स के नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। ऑल राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, एस्टेरॉइड जरूरी नहीं है कि सारे इसके ही चक्कर काटें, क्या कहते हैं, सन के, ठीक है, कुछ कुछ प्लैनेट्स के भी काटते हैं, तो उन्हीं को ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कह देते हैं। बट वो सब अपने मतलब की चीजें नहीं है, जैसे जोसेफ ने पूछा था, लेकिन वो सब अपने भी काम की चीजें नहीं है उतना डीप में जाने की। तो ये मान के चलो जितना मैंने आपको यहाँ नोट्स में प्रोवाइड कर दिया ये मोर देन एनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप इधर उधर से पढ़ें, अगर इसके अलावा कोई सोर्स पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इधर उधर कोई और बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये सारी बुक्स का एक लेखा जोखा ही बना के आपको दिया जा रहा है, तो और कोई बुक्स की तरफ ना भागें, अपने नोट्स पर रिलाई करें। ठीक है। सवाल यकीन मानिए आपको यहीं आसपास से ही मिलेंगे। ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हम इसीलिए क्विजेज में प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं और स्ट्रांग हो। क्विज भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, ये यहाँ पर यूनिवर्स चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक दो दिन में आपको इसका टेस्ट भी मैं करवा दूंगा। क्विज भी आपकी इसकी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चंस आपको इसके निपटा लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा ही टॉपिक रह गया था, ठीक है, ये मैंने अभी आपका कंप्लीट कर दिया। बाकी अब देखो मॉर्निंग में मैंने क्लास इसीलिए शिफ्ट कर ली है ताकि अब इसके बाद अभी आपकी कोई क्लास होगी नहीं, तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं 1 आवर की क्लास हो, 2-2 घंटे की भी क्लास हो सकती है, क्योंकि सर हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके, वो मुझसे पूछ सकता है। अब देखो एक जीके बूस्टर की क्लास आपकी लगवाई जाती है, तो जीके बूस्टर का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी आपके कोर्स में अपलोडेड है। ठीक है। जीके बूस्टर की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए जा रहे हैं, तो वो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। तो जीके बूस्टर डेली कोशिश कर लीजिए, वन वन पीडीएफ आप उसको निपटाते चलें, उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, बट वीडियो लेक्चर्स बाद में देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पहले उनकी पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर चेक करिए। किसी भी क्वेश्चन का लगता है कि सर ये आंसर रॉन्ग है, तो वो मेरे से कम्युनिकेट करिए, हम उसको करेक्ट करवाएंगे। ठीक है। देखो जो लबासना में मेन ड्यूरेशन है वो जीएस का ही है, आपका इंग्लिश मैथ्स बहुत जल्दी निपट जाएगा। ये मान के चलो 4 to 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है, कोशिश करेंगे इतने टाइम में हर हाल में आपका सिलेबस हम कंप्लीट करके दे दें। 1 साल का मतलब है कि जैसे ये क्लास आपकी हो गई तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है। ठीक है। तो 1 साल का मतलब ये है कि 1 ईयर तक आप उस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। 1 ईयर तक वो कोर्स आपके पास एक्सेसिबिलिटी में रहेगा, पुराने लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह आप उसे यूज कर पाएंगे। कंप्लीट तो हम जल्दी ही करेंगे।
अब ये तो हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड टाइम है, बाकी डिपेंड करता है आपके रेस्पॉन्स की तरफ से, क्योंकि जैसा स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स आता है, मान लो कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं ना, या फिर उनका सिस्टम नहीं बैठ पा रहा होता, तो हमें फिर सिलेबस को स्लो करना पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स का बढ़िया चल रहा होता है, वो जल्दी कॉप अप कर लेते हैं, तो फिर हम जल्दी जल्दी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखो, हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपका सिंपली क्लास खत्म कर दी जाए, सिंपली क्लास पढ़ा के निकल दिया जाए। क्लासेस चलती हैं, इवैल्यूएशंस होते रहते हैं, चेक करा जाता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितनी क्लासेस कर रहे हैं। इसीलिए अभी जो लबासना का नया बैच स्टार्ट करा, उसे हमने नए ऐप पे शिफ्ट किया। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जहाँ से हम ये जान पाएंगे कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस को देख रहे हैं। कई स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग भी कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो वहाँ से हमारे पास पूरा एक डेटा रहेगा कि हाँ, कितना आप लोग पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप लोग जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करोगे, अपनी तरफ से पढ़ाई करोगे, तो हम भी स्पीड बढ़ा देंगे। बट हाँ, अगर हमें लगता है कि आप लोग अपनी तरफ से डिले कर रहे हो, तो हम भी थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। तो ये 4 to 5 मिनट्स इसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है। तो आप लोग के ऊपर भी है कि जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए, जल्दी जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करें। ये लबासना कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जोसेफ। ठीक है। और जो पुराना बैच था, उनका भी बस ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ही बचा है, और इन्वायरमेंट बचा है, वो इस बैच के साथ उनका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई डाउट है? ठीक है फिर। दैट गर्ल फ्रॉम द हिल्स 94। ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, लेकिन ल्यूसेंट इतनी ज़्यादा वास्ट है कि याद नहीं रख पाओगे। ठीक है। तो उससे बेटर है अपने नोट्स प्रेफर करो, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है। अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हो, तो मैं तो कहूँगा ल्यूसेंट की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है। ऑल राइट सर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।